जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैदपुर में। दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आ गया है, तो एसएससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन आने के उपरांत जो है हम लोग जो है आज जो है एसएससी जीडी के लिए स्पेशल हिंदी का जो है लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको यह वीडियो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है नोट्स जो है बहुत फायदेमंद करेगा। ये प्योर एकदम एसएससी जीडी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से हिंदी जो है आप 20 क्वेश्चन जो आएगा हिंदी का, आप यहाँ से 40 नंबर जो है लगभग आपको भरोसा दिया जाता है कि आप 40 में 40 पूर्ण रूप से करके आएंगे। बस केवल आपको एक काम करना है कि जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है बकायदे उसको लिखना है। लिखने के बाद उसको याद करना है। क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको सब जो है हम इसी नोट्स में जो है कवर कराने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है आप जो है तैयार हो जाइए। तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी जीडी में कम से कम 3 से 4 नंबर आपको दिलवाएगा। तो भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, भाषा विज्ञान यानी भाषा का विज्ञान। सबसे पहले भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज, बोली, उपभाषा और भाषा, यानी 3 चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बोली, भाषा और उपभाषा। बोली क्या होती है कि बोली छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक प्रकार की भाषा होती है, यानी छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। इसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ होता है, विकास नहीं होता है, इसलिए इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। तो बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती है, तो इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, बोलियों की संख्या पूछेगा तो बोलियों की संख्या 17 होती है। बोलियों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं 18 भी दे देता है। ठीक है, तो ज्यादातर 17 वाला जो होता है सही होता है। उसके बाद हम लोग अगला हेडिंग उपभाषा के बारे में पढ़ेंगे। उपभाषा क्या होता है? तो बोली से थोड़ा सा बड़ा जो भाषा होता है उपभाषा। कहने का मतलब ये है कि जिस भाषा में आप साहित्य की रचना होने लगती है, जिस भाषा में साहित्य की रचना होती है, उस भाषा को उपभाषा कहा जाता है। तो जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह बोली क्या बन जाती है? उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। तो बोली जब जो है साहित्य की रचना होने लगेगी। ठीक है, उपभाषा की संख्या कितनी होती है? 5। उपभाषा की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बोलियों की संख्या 17 और उपभाषा की संख्या 5। पेपर में बहुत होता है, बोलियों की संख्या बताइए 17, उपभाषा की संख्या 5। उसके बाद हम लोग आते हैं भाषा। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी भाषा। भाषा क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाषा किस धातु से मिलकर बना होता है? भाषा भाष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना होता है। तो भाषा जो होता है भाष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसी परिभाषा की हम बात करेंगे तो जिस माध्यम में हम अपने भाव और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के जिस माध्यम में हम क्या करते हैं? अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, और जो होता है दूसरे के भाव और विचारों को हम लोग क्या करते हैं? अनुकरण यानी सीखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। ठीक है, उस भाषा को हम उसको क्या बोलते हैं? भाषा कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस माध्यम से हम अपने भाव विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और उनके भाव और विचारों को क्या करते हैं? सुनते हैं, समझते हैं, उस माध्यम को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, जिसमें हम लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा जिसमें हम बोलकर अपनी भावनाओं को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्र यानी देश की भाषा, यानी जिस भाषा में जो होता है यानी अधिकांश, यानी जिस भाषा में अधिकांश या लगभग जो है 60 से 70% लोग जो है जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को ही राष्ट्रभाषा मान लिया जाता है। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में जो होता है ज्यादातर लोग अमेरिकी बोलते हैं। तो देखिए, अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या हो गई? अमेरिकी। चीन, चीन की राष्ट्रभाषा क्या हो गई? चीनी। लेकिन भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में
ज्यादातर सब भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की राष्ट्रभाषा बताइए, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होती है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, अपितु राजभाषा के रूप में किसे माना गया है, तो राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है। तो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। इसके बाद 14 सितंबर 1949, 14 डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को क्या होता है कि संविधान सभा ने इसे राजभाषा की दर्जा दी थी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा की दर्जा दी, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय राजभाषा की दर्जा यानी मान्यता दी थी, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद है संविधान ने क्या किया, संविधान के भाग नंबर 17 याद रखिएगा, हिंदी का उल्लेख किस भाग में है, संविधान के भाग नंबर 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है। अब मुख्य रूप से 343 को क या 343 के फर्स्ट में जो है कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। यानी भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। यदि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम कब आया था, बहुत बार पेपर में पूछता है। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था। कब आया था, 1963 में राजभाषा अधिनियम आया था। तो 26 जनवरी 1965 को क्या होता है, प्रभावी होता है। तो अगर आपसे पूछेगा राजभाषा अधिनियम कब आया था, तो 1963 में। प्रभावी कब होता है, तो 26 जनवरी 1965 में। उसके बाद 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब होता है, 10 जनवरी 1975 को। कहां पर होता है, तो नागपुर में होता है। इसलिए जो होता है 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन देखिए विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। उसके बाद आता है हिंदी भाषा का जन्म। अगला हेडिंग आपका पड़ेगा हिंदी भाषा का जन्म, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो शुरू में हिंदी जो है कोई भाषा नहीं होती थी। पहले जो होती थी संस्कृत होती थी, संस्कृत भाषा थी, ठीक। कब से कब से, 1500 बीसी से 500 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है संस्कृत की क्या थी, भाषा थी। उसके बाद संस्कृत धीरे धीरे क्या हुआ, पाली का रूप धारण कर लिया। तो संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ, पाली। तो पाली विकास हुआ 500 बीसी से 1 ईस्वी तक, यानी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो है पाली जो है भाषा थी। उसके बाद पाली से प्राकृत आई। प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक थी, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी थी। और उसके बाद प्राकृत के बाद क्या आया, अपभ्रंश आया। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। उसके बाद अपभ्रंश के बाद क्या आया, हिंदी, यानी अपभ्रंश के बाद होता है हिंदी। तो हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक जो है हिंदी ही चल रही है। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति पाली भाषा, पाली भाषा की उत्पत्ति संस्कृत। इसलिए सभी भारतीय भाषाओं की जननी किसे माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है। इसलिए इसे देवों की भाषा कहते हैं, ठीक है। ये भाषा विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप जो है देख लीजिए। इसका बाकायदे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाइएगा, बाकायदे इसको लिखते चले जाइएगा। लोग अपभ्रंश के बारे में पढ़े हैं, तो अपभ्रंश के बाद जो है हम लोग जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अपभ्रंश भाषा से हुई, ठीक है। अपभ्रंश के बाद जो है अपभ्रंश के हम लोग प्रकार देखते हैं। अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, तो अपभ्रंश के प्रकार में देखिए पहला अपभ्रंश होता है सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा होता है, सौरसेनी अपभ्रंश होता है। सेकेंड नंबर पर होता है मागधी अपभ्रंश
और थर्ड नंबर पर होता है अर्धमागधी, और फोर्थ नंबर पर होता है खस अपभ्रंश, और फिफ्थ नंबर पर होता है ब्रांचड़ अपभ्रंश। ठीक है, तो अपभ्रंश के प्रकार में सौरसेनी अपभ्रंश। अब देखिए सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो है पश्चिमी हिंदी आती है, उसके बाद राजस्थानी हिंदी आती है और गुजराती भाषा आती है। ठीक है, तो यानी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास जो होता है किस अपभ्रंश के अंतर्गत होता है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। उसके बाद थर्ड सेकेंड आएगा मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश जो होता है बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, इन बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से। तीसरे नंबर पर आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश जो होता है इसमें पूर्वी हिंदी का विकास हुआ होता है। फोर्थ नंबर पर आता है खस अपभ्रंश। तो खस अपभ्रंश में जो होता है आपका जो है पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। और फिफ्थ नंबर पर आता है ब्रांचड़। तो इसमें सिंधी और पंजाबी भाषा का विकास होता है। तो अभी आपको बताया गया था कि उपभाषा 5 प्रकार की होती है। तो कौन कौन उपभाषा होगी 5 प्रकार की, देख लीजिए। पहली उपभाषा, दूसरी उपभाषा, तीसरी उपभाषा, उसके बाद चौथी उपभाषा और पांचवी उपभाषा, यानी 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां थी। तो बोलियों भी अभी आपको काउंट करवा रहे हैं। तो 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। उसके बाद जो है हम पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां होती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। 5 बोलियों को याद रखिएगा। खड़ी बोली आती है जिसको हम लोग कौरवी बोलते हैं। ठीक है, कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है जिसको हम लोग बांगरू कहते हैं। उसके बाद बुंदेली और ब्रजभाषा, यानी 5 बोलियां जो होती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, 5 बोलियां आती है। अब ये 5 बोलियां जो होता है क्वेश्चन पूछेगा, बताइए खड़ी बोली किस अपभ्रंश का है। तो 5 बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश, क्योंकि पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी और सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। तो उत्तरी राजस्थान में आपका मेवाती बोला जाता है, दक्षिणी राजस्थान में आपका मालवी बोला जाता है, पूर्वी राजस्थान में आपका जयपुरी बोला जाता है, और पश्चिमी राजस्थान में आपका मारवाड़ी बोला जाता है। तो यह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, सौरसेनी। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 9 बोलियां आती है। 9 बोलियों को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी बोली जो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां देखते हैं। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही आता है, मैथिली आता है और भोजपुरी आता है। तो 3 बोलियां होती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। यानी भोजपुरी एकमात्र जो है अंतरराष्ट्रीय बोली है। ठीक है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय बोली। उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होती है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली आती है। कुमायूनी और गढ़वाली आती है। ठीक है, उसके बाद आता है भाषा परिवार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाषा परिवार। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कितने भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार लगभग जो है भारत के 73% क्षेत्रों में जो है भारोपी भाषा परिवार यानी हिंदी। ठीक है, उसके बाद जो है द्रविड़ यानी 25% जो है द्रविड़ जो है यानी जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ी हो गया, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिक 1.3%, जैसे अंग्रेजी हो गया। ठीक है, अन्य फ्रेंच हो गया। तो लगभग जो है भारत के क्षेत्रफल पर 1.3% इसको बोली जाती है। उसके बाद चीनी तिब्बती, जैसे आप जो है लद्दाख साइड में चले जाएंगे तो वहां लोग चीनी तिब्बती ज्यादातर बोलते हैं। तो 0.7%। यानी भारत में 4 भाषा परिवार है जिसमें भारोपी भाषा परिवार ज्यादा था। उसके बाद पूछेगा भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और दूसरे नंबर पर जो है बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो चीन की मंदारिन भाषा है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। उसके बाद स्पेन की स्पेनिश, अंग्रेजी और 4th नंबर पर जो आती है हिंदी आती है। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर था भाषा विज्ञान। तो एसएससी जीडी के लिए जो है ये आपका वीडियो चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।